आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SU-57 की और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एयरक्राफ्ट को अगर भारत में बनाना है तो HAL की असेंबली लाइन में क्या क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता होगी। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय HAL की नासिक असेंबली लाइन में Su-30 MKI बनाए जाते हैं और इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए लगभग 50% वर्थ कंपोनेंट रशिया से आता है। वैसे रिसेंटली 12 Su-30 MKI का ऑर्डर दिया गया था जिसमें इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाकर 64% किया जाएगा, लेकिन इन सारे एफर्ट के बाद भी बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जो रशिया से डायरेक्टली आता है और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट की असेंबली के लिए भारत कुछ हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कुछ समय पहले भारत में एक एम्पावर्ड कमेटी का रिकमेंडेशन आया था कि भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर की आवश्यकता होगी और इस रिकमेंडेशन को लेकर अगर भारतीय वायुसेना के ऑप्शंस की बात की जाए तो वो ऑप्शंस लिमिटेड है। इनिशियली माना जा रहा था कि ये ऑप्शन F-35 और Su-57 है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन भारत और यूएस के बीच में बनी है उसके चलते कहा जा सकता है कि भारत F-35 तो नहीं खरीदेगा। वैसे डिप्लोमेसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए F-35 के चांसेस बहुत कम है। Su-57 को लेकर रशिया स्टार्टिंग से कह रहा है कि भारत के पास में काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और Su-30 MKI को बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके Su-57 बनाया जा सके। रशिया के इस क्लेम को समझने के लिए भारत सरकार ने उनको इन्वाइट किया था कि आप आकर नासिक असेंबली लाइन को स्टडी करें और बताएं कितना इन्वेस्टमेंट लगभग आएगा। अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इसी असेसमेंट के बाद में रशियन साइड की तरफ से क्लेम किया गया है कि लगभग 50% असेंबली लाइन को रीयूज किया जा सकेगा और रिमेनिंग 50% के ऊपर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। हालांकि रशियन साइड ने अभी तक पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन सबमिट नहीं किया है, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये नंबर लगभग 50% का है। देखिए, हिस्टोरिकली रशिया की तरफ से इस तरीके की चीजें की गई हैं। इनिशियली उनकी तरफ से कहा जाता है कि किसी चीज को बनाने के लिए कम पैसे लगेंगे और इवेंचुअली जब भारत प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है तो धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। नेचुरल है कि अगर आप एक बार प्रोसेस को लेकर कमिट कर जाते हैं तो उसके बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है और एग्जैक्टली इसी चीज का पास में रशिया की तरफ से फायदा उठाया गया है। वैसे आप यहाँ पर केवल रशिया को सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं, लगभग हर एक OEM की तरफ से यही अप्रोच भारत के खिलाफ अपनाई गई है। एनीवेज, आने वाले समय में ये प्रपोजल भारत सरकार को सबमिट किया जाएगा और उसके बाद HAL की तरफ से अपना खुद का इंटरनल असेसमेंट रन किया जाएगा ताकि इस रिपोर्ट को वैलिडेट किया जा सके और समझा जा सके कि एक्चुअल नंबर्स किस तरीके के होने वाले हैं। एक बार HAL अपना इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट कर लेगा तो हम लोगों को एक्चुअल नंबर मिलेंगे। और आप सभी को याद होगा, इनिशियली जब रफाल डील भारत में की जा रही थी तो आइडिया था कि रफाल फाइटर जेट्स को भारत में असेंबल किया जाएगा और उस असेंबली की कॉस्ट HAL की ज्यादा आ रही थी। देखिए, HAL के पास में वो ऑप्शन नहीं है जो OEM के पास में होते हैं कि इनिशियली आप कम कोट करें और बाद में आप चीजों को बढ़ाते चले जाएं। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल है उसके पास में ये मार्केटिंग ऑप्शंस नहीं होते हैं और इसी वजह से Su-57 को लेकर ये जो असेसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर एक्चुअल नंबर HAL से निकल कर ही आएंगे। अगर आपको Su-30 की लाइन से Su-57 रोल आउट करना है तो इसको आप टेक्निकली 6 लेयर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एयरफ्रेम मटेरियल और स्ट्रक्चरल डिजाइन की अगर आप बात करेंगे तो Su-30 MKI बेसिकली एल्यूमिनियम एलॉयज से बना हुआ है, वहीं पर Su-57 में कॉम्पोजिट और टाइटेनियम एलॉयज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए HAL को पूरी की पूरी नई टूलिंग, नए ऑटोक्लेव्स और नए क्लीन रूम्स की आवश्यकता होगी। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो Su-30 MKI में ट्रेडिशनल रिवेटेड असेंबली का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर Su-57 में प्रिसिशन रोबोटिक असेंबली की आवश्यकता होगी जहां पर टाइट टॉलरेंस के लिए लेजर अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की भी आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और वायरिंग की अगर बात की जाए तो ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा और इसी वजह से आपको यहाँ पर नए टेस्ट बेंचेस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर समहाउ इंजन्स भारत में बनते हैं तो उसको लेकर भी पूरा का पूरा नया टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो चीज आप रीयूज कर सकते हैं वो है जमीन, दूसरे ऑक्सिलरी यूनिट्स, मैन पावर, ट्रेनिंग सेंटर्स और बेसिक टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रनवेज इंक्लूडेड। पर्सनली मेरा मानना है कि Su-57 एक डिसेंट फाइटर जेट है और अगर भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अक्वायर करना चाहती है तो नासिक असेंबली लाइन को मॉडिफाई करके ये फाइटर जेट बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि लगभग 50% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बात हो रही है जमीन की, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की जैसे कि ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, रनवेज की, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, और उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर कॉस्ट को रैशनलाइज किया जा सके। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।